हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे सीयूटी चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं पैरामेडिकल का जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव जो 2016 में पूछा गया है। 2016 में ऑब्जेक्टिव जो है बायोलॉजी का वो पूछा गया है। टोटल के टोटल हम जो करेंगे जो 2016 में पूछा गया है केवल बायो का बाबू करेंगे, बायो का करेंगे ऑब्जेक्टिव। हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि आप लोग ना से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है कि दूध प्रोटीन है, अर्थात दूध में ना कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन, याद रखें बाबू, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, दो प्रोटीन याद रखना। एक का नाम है केसिन और एक का नाम है, याद रखेगा, कैरोटीन। एक का नाम है केसिन, एक का नाम क्या है, कैरोटीन। केसिन का काम है, याद रखेगा, श्वेत रंग प्रदान करना, और जबकि जो कैरोटीन का रंग है वो पीला रंग प्रदान करना। तो देखते हैं इसका क्या ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन क्या था कि दूध में जो प्रोटीन पाया था वो कौन, रेनिन या गैलेक्टोज या केसिन या प्रोसिन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है कि मानव में कितनी कशेरुकाएँ पाई जाती है। कितनी कशेरुकाएँ पाई जाती है मानव में, 31, 32, 33 या 34। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 33। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 33 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन जो होता है वो पाया जाता है कहाँ, गले में बाबू। थायरॉक्सिन कहाँ पाया जाता है, गले में। तो थायरॉक्सिन जो होता है ना, एक प्रकार का हार्मोन है। सॉरी माफ करिए बाबू, थायरॉक्सिन जो है ना एक प्रकार का हार्मोन है जो निकलता है किससे, तो थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से निकलता है ये थायरॉक्सिन जो निकलता है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थायरॉक्सिन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि थायरॉक्सिन जो होता है ना, थायरॉक्सिन जो होता है आयोडीन के संश्लेषण में क्या करता है, ये मदद करता है। कौन, थायरॉक्सिन। आयोडीन की अगर कमी हो जाती है हम लोगों के शरीर में, आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो एक बीमारी होता है गला में जिसे कहते हैं घेंघा। जिसे क्या कहते हैं, घेंघा। घेंघा के एक और नाम बोला जाता है गलगंड। घेंघा को गलगंड भी कहते हैं या घेंघा को ग्वाइटर भी कहा जाता है। तो तीन नाम याद रखिएगा घेंघा का, एक को कहते हैं घेंघा, एक को कहते हैं गलगंड और एक को कहते हैं क्या चीज, ग्वाइटर। किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से बाबू, आयोडीन की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा कहाँ संग्रहित रहता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कोशिका ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग करता है। कोशिका, हमारे शरीर में जो कोशिका है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग करता है, तो बाबू ग्लूकोज का करता है। कोशिका उत्पादन करने के लिए ग्लूकोज का करता है। देखिए पैरामेडिकल का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, जैसे लगता है कि 10th और 9th का क्वेश्चन आ रहा है। तो कोशिका जो होता है ना, बताइए ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग करता है, ग्लूकोज का। इसीलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन, ग्लूकोज को क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन कहते हैं। पर हमारा सवाल जो है वो हमारा सवाल कहता है कि कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा कहाँ संग्रहित रहती है। संग्रहित का मतलब कहाँ जमा रहती है, केंद्रक में कि एटीपी में, कि बताइए जीव द्रव या साइटोप्लाज्म में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी के रूप में जमा रहती है। एटीपी का अगर पूरा नाम बात करें तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई क्या चीज, फॉस्फेट बाबू याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन, वहां पे खाली डाई लगा दीजिएगा, क्या चीज, डाई, एडिनोसिन डाई और फिर वही बाबू फॉस्फेट, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जब एडीपी से ऊर्जा एटीपी में बदलती है, जब एडीपी से ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो कितना, 30.5 किलो जूल प्रति मोल, याद रखेगा ऊर्जा समाप्त होता निकलता है बुआ। अगला क्वेश्चन,
वायुमंडल की O2 बना होता है, मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन किस प्रकार से बना रहता है। पहले ये तो बता दें, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में होती है लगभग 21%, नाइट्रोजन की मात्रा होती है लगभग 78%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो होती है आपको 0.03%, 0.03%। क्वेश्चन में आपके सामने है कि बताइए वायुमंडल की O2 बनी रहती है, अर्थात वायुमंडल में O2 किस प्रकार बना रहता है, क्या सूक्ष्मजीव क्रिया से, या फिर जल अपघटन से, या फिर हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण से, या जीवों की उपापचयी क्रिया से। तो बाबू याद रखिएगा, हरे पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें वह ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 65 के बाद अगर हम 66 की बात करें तो 66 जो कहा गया है कि क्वेश्चन में ऑर्थोपोडा का जंतु इनमें से कौन है। ऑर्थोपोडा एक समूह है बाबू, ऑर्थोपोडा एक समूह है। तो बताइए ऑर्थोपोडा का जंतु इनमें से कौन है, क्या जोंक है, या नेरिस है, या दीमक है, या ऑक्टोपस है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीमक है। क्या है, दीमक है। अगला क्वेश्चन की बात करें 67, क्वेश्चन 67 में कहता है किस तत्व की कमी से पादप की पत्तियां पीले रंग की दिखने लगती है। कौन सा ऐसा तत्व की कमी होता है जिसके कारण जो होती है ना पत्तियां जो होती है ना वो पीले रंग की दिखने लगती है। तो बताइए आयरन, या सल्फर, या कैल्शियम, या पोटेशियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पोटेशियम की कमी के कारण पत्ती जो होती है पीले रंग की दिखने लगती है। एक और क्वेश्चन याद रखेगा कि पौधों में एक प्रकार का हार्मोन पाया जाता है जिसे कहते हैं साइटोकाइनिन, जिसको पादप हार्मोन होगा, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन का काम क्या है कि पेड़ पौधों में जीर्णता का मतलब होता है हरियाली को काफी लंबे समय तक बनाए रखना, ताकि उनकी पत्तियां जो हो वो पेड़ पौधों से गिरे अलग ना हो, पीला रंग प्रदान ना हो और अलग नहीं हो, वो बिल्कुल हरा भरा रहे। तो साइटोकाइनिन का काम है पेड़ पौधे की पत्तियों को गिरने नहीं देना, हरा रंग प्रदान करना, अर्थात जीर्णता को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने। 68 में कहा गया मरुस्थलीय पादप मतलब जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, जो मरुस्थलीय पादप होते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं ना वो होते हैं बाबू झाड़ी होते हैं। मरुस्थलीय पौधे ज्यादातर झाड़ी होते हैं, लंबे लंबे नहीं होते हैं, उनकी पत्तियां ज़्यादा चौड़ी चौड़ी नहीं होती है, नुकीली नुकीली पत्तियां होती है, ताकि जल का ना वायुमंडल में ज़्यादा वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना कर सके। तो मरुस्थलीय पादप अधिकतर क्या होते हैं, रसदार होते हैं, या फिर शाकीय होते हैं, या फिर विषमपनी होते हैं, या फिर अधिपाद होते हैं। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसदार होते हैं। क्या होते हैं, रसदार होते हैं। 59 में कहा गया है जीन को, ध्यान दीजिएगा बुआ, 59 में कहा गया है कि जीन को हम निम्न तरह से व्यक्त कर सकते हैं। जीन को हम निम्न तरह से किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, क्या पहला यह आनुवंशिकता की इकाई है, या बी जो है यह डीएनए का एक भाग है, या जो सी है यह उत्परिवर्तन की इकाई है, या ऑप्शन नंबर जो डी। तो बताइए इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 69 के बाद हम 70 की बात करें। 70 जो क्वेश्चन आपके सामने, अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2016 में ना 2016 में ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हमने कर रहा है वो 2016 में पैरामेडिकल का बैच, ये जो पढ़ाई हो रहा है पैरामेडिकल में ये टोटल के टोटल क्वेश्चन बायो का पूछा गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, रिवीजन करिए, कहीं बाहर आने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि मानव नेत्र की शलाका प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाओं में पाया जाने वाला बैंगनी लाल वर्णक रोडोस्पिन एक व्युत्पन्न है किसका। बताइए किसका व्युत्पन्न है, विटामिन सी का, कि विटामिन डी का, कि विटामिन के का, कि विटामिन ए का। तो बाबू जो है विटामिन ए का है, विटामिन ए याद रखिएगा, विटामिन ए। एक याद रखिएगा, विटामिन ए के कमी के कारण जो रतौंधी बीमारी होती है, किसकी कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण कौन बीमारी होती है, रतौंधी बीमारी होती है। 70 के बाद हम 71 की ओर चलते हैं। 71 में क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया है कि बताइए
पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन जो है ना वह किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से प्राप्त होता है या विषाणु से प्राप्त होता है या कवक से या शैवाल से? तो बताइए इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन जो होता है ना कवक से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? कवक से, याद रखिएगा कवक से प्राप्त होता है। 72, हम लोग 72 चलते हैं। 72 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 72 आपके सामने कहता है 72 में कि डीडीटी को पेस्टिसाइड डीडीटी को पेस्टिसाइड की तरह उपयोग में नहीं लाया जाता है, क्यों? बताइए क्यों नहीं लाया जाता है? डीडीटी को पेप्टिसाइड के रूप में प्रयोग में क्यों नहीं लाया जाता है? यह अन्य पेप्टिसाइडों में बहुत कम प्रभावी है, या फिर इसकी उत्पादन दर अधिक होती है, या फिर जीवों में इसके प्रति तुरंत प्रतिरोध उत्पन्न होता है, या फिर यह आसानी से विघटित नहीं होता है। बताइए क्या होगा? नहीं होता है। तो जो सही ऑप्शन होने वाला हुआ ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यह जो ना आसानी से विघटित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यह सही से आसानी से विघटित नहीं होता है। 72 के बाद हम 73 की बात करें। 73 में क्वेश्चन में कहता है, ध्यान दीजिएगा, 73 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में कहता है कि ताप नियंत्रक केंद्र किस भाग में स्थित होता है? ताप नियंत्रक के पहले ये देखिए होगा कहाँ? तो दिमाग में। तो दिमाग के किस भाग में ताप नियंत्रक केंद्र स्थित होता है? क्या मेरुरज्जु में होता है, या फिर क्या सेरिबेलम में होता है, या फिर पीयूष संधि में होता है, या फिर हाइपोथैलेमस में होता है? तो खुद बताइए कि ताप जो नियंत्रक केंद्र होता है वो कहाँ होता है? क्या ना पढ़ाई हुआ है? बहुत इजी, बहुत इजी क्वेश्चन हुआ, बहुत इजी। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हाइपोथैलेमस। ताप नियंत्रक केंद्र हाइपोथैलेमस होता है। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। और किस मस्तिष्क का भाग है हाइपोथैलेमस? तो ये जो है ना बाबू, ये जो हाइपोथैलेमस है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है, याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस किस मस्तिष्क का भाग है? अग्र मस्तिष्क का। कौन मस्तिष्क का? अग्र मस्तिष्क का। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 73 के बाद 74 की ओर चलते हैं। 74 आपके सामने कहता है कि बताइए हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए तो हरे पौधों को क्या कहा गया? स्वपोषी कहा गया। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हरे पौधे को स्वपोषी कहा गया। खरगोश घास पर निर्भर रहता है, सही बात है। चील कभी कभी खरगोश को खा जाता है, अन्यथा अन्य शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर होती है। उत्पादक, उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता के संबंध में कौन सा क्रम सही है? मतलब जो आहार श्रृंखला होता है, आहार श्रृंखला देखते हैं उनमें से कौन सा क्रम जो सही है। देखते हैं बाबू इसका जो श्रृंखला होने वाला है कौन सा सही है। तो देखते हैं, पहला जो कहता है घास, उसके बाद चील। क्या चील घास को खा सकता है? चील, आप खुद सोचिए, क्या जो चील है वह घास को खा सकता है? चील घास को खा सकता है? नहीं। तो ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन में दूसरा कहता है क्या घास खरगोश को खा सकता है? घास खरगोश को खाता है? उल्टा हो रहा है ना, खरगोश घास को खाता है ना, ये भी गलत हो गया। तीसरा कहता है सी में, खरगोश क्या चील को खा सकता है? खरगोश चील को खा सकता है कि चील खरगोश को खाता है? बुआ, ये देखो उल्टा दिया है, तो ये भी गलत हो गया। कहता है खरगोश क्या घास को खा सकता है? तो हाँ, खरगोश तो घास को खाता है। चील क्या खरगोश को खा सकता है? खा सकता है। तो देखो बुआ, जो चील है ना वो खा रहा है खरगोश को, खरगोश जो है वह खा रहा है घास को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 75 की ओर चलते हैं। 75 में कहा गया है कि वह हानिकारक पादप जो भारत में हानिकारक जलीय घास बन गया है, हानिकारक पादप है और भारत में हानिकारक जलीय घास बन गया है, जलीय घास बन गया। तो कौन बना है? पाइनस रॉक्सबर्गी या आइकोनिया क्रैपिपस या राडोडेंड्रॉन अर्बोरियम या फिर क्वेरकस इनकाना। बताइए इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ बी, आइकोनिया क्रैपिपस। आइकोनिया क्रैपिपस। चलिए 76 देखते हैं। 76 आपके सामने है, 76 क्वेश्चन आपके सामने है। 76 में कहा गया दूध के किण्वन के लिए
उत्तरदायी जीवाणु कौन है? किण्वन का मतलब वही जमाने के लिए बताइए कौन सा जो ना जीव जो ना उत्तरदायी है, जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहते हैं। क्या लैक्टोबैसिलस या हेबैसिलस या विब्रियो या फिर एजोटोबैक्टर? तो कौन सा ना बताइए जिम्मेवार है? ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। 77 देख लेते हैं। 77 में कहा गया है आपके सामने कि निम्न में से मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? मनुष्य के आंत में, तो मनुष्य के आंत में क्या विब्रियो कॉलरी पाया जाता है, या ई कोलाई पाया जाता है, या बैसिलस एंथ्रासिस पाया जाता है, या राइजोबियम पाया जाता है? तो बाबू मनुष्य के आंत में जो पाया जाने वाला जीवाणु है वो है ई कोलाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ई कोलाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ई कोलाई। पर एक क्वेश्चन यहां से और याद रखिएगा, अगर हम बात करें जानवरों जैसे दो जानवर, एक का नाम गाय और दूसरा का नाम है भैंस, ये बाबू याद रखिए, गाय भैंस में एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है मैथेनोजन। याद रखिएगा, मैथेनोजन नामक जीवाणु पाया जाता है जो गोबर में मीथेन गैस बनाने का काम करता है, ताकि उस गोबर को हम लोग जलावन के रूप में इस्तेमाल कर सकें। अगला क्वेश्चन में कहा गया मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति, मधुमेह से पीड़ित, मधुमेह का मतलब होता है चीनिया। मधुमेह का कौन बीमारी होता है? चीनिया। अब बताइए चीनिया नामक बीमारी किसके कमी के कारण होता है? तो चीनिया नामक जो बीमारी होती है ना वो इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से बाबू? इंसुलिन की कमी से। याद रखिएगा, किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से। मधुमेह नामक जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन निकलता है अग्नाशय के बीटा हार्मोन से। कहाँ से? बीटा कोशिका से। कहाँ से निकलता है? बीटा कोशिका से। याद रखिएगा, इंसुलिन निकलता है अग्नाशय का बीटा कोशिका से। याद रखिएगा। क्वेश्चन पर क्या है? क्वेश्चन में कहता है मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के मूत्र में शर्करा उत्सर्जन का क्या कारण है? मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के मूत्र में शर्करा उत्सर्जन का क्या कारण है? इंसुलिन का अल्प स्रावन, या एड्रिनल ग्रंथि का अधिक स्रावन, या थायराइड ग्रंथि का कम क्रियाशीलता, या वैसोप्रेसिन का अधिक स्रावन? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैसोप्रेसिन का अधिक स्रावन। वैसोप्रेसिन का अधिक स्रावन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कोशिका विभाजन की मियोसिस प्रक्रिया होती है। कोशिका विभाजन की मियोसिस प्रक्रिया क्या होती है? कोशिका विभाजन की मियोसिस प्रक्रिया क्या होती है? कायिक कोशिकाओं में, या जनन कोशिकाओं में, कि दोनों में से किसी में नहीं हुआ? तो याद रखिएगा, जो इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जनन कोशिकाओं में। मियोसिस कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। याद रखिएगा, मियोसिस कहाँ होता है बुआ? जनन कोशिकाओं में। मियोसिस जो होता है ना वो जनन कोशिकाओं में होता है। 79 के बाद अगर हम 80 की बात करें, 80 कि एलिफेंटेसिस रोग का कारक निम्न से कौन सा प्राणी है? मतलब कौन सा प्राणी जो है ना वह एलिफेंटेसिस के कारण होता है? देखिए वो नाम से पता चल रहा है कि एलिफेंटेसिस या कीट या प्रोटोजोआ या मोलास्का। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्या? ए? नहीं, ये नहीं होगा बुआ, सी हो जाएगा, प्रोटोजोआ के कमी के कारण। प्रोटोजोआ प्राणी के कारण क्या होता है कि एलिफेंटेसिस होता है। एलिफेंटेसिस प्रोटोजोआ के कारण। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें।